वहाँ कोई निरंकुश शासन नहीं रहेगा, एनआरसी नहीं रहेगी, एक आम जनता से चुनी हुई सरकार रहेगी। इसके लिए जरूरी है कि कोई एक संस्था का गठन हो जो ये काम कराए, क्योंकि प्रजातंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है इलेक्शन है, और इलेक्शन करने का दायित्व पूरा ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर है। भारत का इतिहास वर्ल्ड का सबसे पुराना जो रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, प्रजातांत्रिक गणतंत्र, वो भारत में ही रहा है। आपने लक्ष्मी वंश का नाम सुना होगा, जो कि काठमांडू, जो नेपाल और बिहार के मिलाकर बनते हैं। वैशाली उसका कैपिटल था। कुछ लोग कहते हैं काठमांडू भी कैपिटल रहा है तो लक्ष्मी का। तो वैशाली से इसका जन्म हुआ, जो कि बिहार के वैशाली डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है। वहाँ से गणतंत्र की परंपरा शुरू हुई पूरे वर्ल्ड में, जहाँ की राजा बोला नहीं, हम ऐसे नहीं बनेंगे कि क्योंकि हम राजा के बेटे हैं तो हम राजा बन जाएंगे, या मेरा बेटा राजा बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पब्लिक जिसे चाहेगी वही राजा बनेगा। सबसे पहले वैशाली लक्ष्मी वंश में यह शुरू हुआ, मतलब कि बिफोर क्राइस्ट 750 वर्ष पूर्व। जो वैशाली है महात्मा बुद्ध, महात्मा महावीर का जन्मस्थली भी है, और वहाँ गौतम बुद्ध भी आए रिपब्लिक होने के कारण। तो रिपब्लिक में क्या है कि सरकार और ये नेता सभी इलेक्टेड होते हैं। कोई भारत देखिए सब चीज इलेक्टेड होते हैं, प्रेसिडेंट भी इलेक्टेड होते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्टेड होते हैं, सभी इलेक्टेड होते हैं, पूरी इलेक्टेड बॉडी। तो जनता जो चाहती है वही होता है। तो रिपब्लिक के लिए 3 जो महत्वपूर्ण तत्व हैं होना चाहिए, तब आप किसी को गणतंत्र कहेंगे। उसके लिए ये है कि जनता का शासन हो, जो कि है इंडिया में। दूसरा कि कोई राजशाही ना हो, वो भी है इंडिया में। और तीसरा कानून का राज हो। ये 3 तत्व हैं कि कोई भी व्यवस्था, कोई भी देश गणतंत्र है कि नहीं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है कि नहीं। तो भारत तीनों फुलफिल करता है। ऐसे देश पूरे विश्व में बहुत कम है। तो ये सब बात में बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, याद रखना इसको आप। भारतीय संविधान में चैप्टर 15 में, ये पार्ट 15 में पूरी व्यवस्था है। ये आर्टिकल 324 से 329 तक में ये पूरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का व्याख्यान है। इसका मुख्य काम है कि ये चुनाव का संचालन करेंगे, उसको नियमित करेंगे, ताकि फ्री एंड फेयर चुनाव हो। कोई ये ना कह सके कि किसी दल विशेष या किसी व्यक्ति विशेष को लाभान्वित किया गया है आयोग के द्वारा। और ये धारा 324 बहुत ज्यादा अधिकार देता है आयोग को कि स्वच्छ चुनाव कराने के लिए कोई भी निर्णय ले सकता है। ये 4 तरह के इलेक्शन कराते हैं, लोकसभा का, विधानसभा का, पार्लियामेंट का, मतलब कि पार्लियामेंट में राज्यसभा और राज्यसभा का लोकसभा दोनों हो जाते हैं, स्टेट लेजिस्लेशन में दोनों हो जाते हैं, प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का। इस 4 तरह के इलेक्शन कराते हैं। ग्राम पंचायतों के, जिला पंचायतों के चुनाव नहीं कराता है, नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव यह नहीं कराता है। ये एक ऐसा संवैधानिक संस्था है जो कि भारत सरकार से भी संबंधित है और राज्य सरकार से भी संबंधित है। इसका जो गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 का हुआ था, और आज से लगभग 73 वर्ष पहले इस दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ था, उसके एक दिन पहले, उसके एक दिन पूर्व शाम में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गठन हुआ, इसलिए कि हम पूरे विश्व को कह सके कि हम गणतंत्र डिक्लेयर करने के पहले उसकी व्यवस्था पूरी कर ली है। ये पहली संस्था है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के पहले इसका जन्म हुआ, जस्ट पूरे विश्व को दिखाने के लिए और यहाँ के आम जनता को दिखाने के लिए हम गणतंत्र हैं। इसके लिए हमारी व्यवस्था हो चुकी है। तो 25 जनवरी 2000 हर एक वर्ष 25 जनवरी को मतदाता जागरूकता दिवस ही मनाया जाता है। सभी मतदाताओं को जागरूक किया जाता है कि आप वोट डालिए, और वो उस दिन का याद दिलाता है कि जब आज़ादी के पहले इस संस्था का गठन हुआ था।
ये भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधीन आता है और इसका हेडक्वार्टर अशोका रोड दिल्ली, आप लोग गए होंगे, बहुत अच्छी बिल्डिंग है इसकी, अशोका रोड दिल्ली में है। निर्वाचन सदन के नाम से ये इसकी बिल्डिंग का नाम, निर्वाचन सदन अशोका रोड, न्यू दिल्ली। अब इसके गठन की बात कर लें इलेक्शन कमीशन में। इसमें एक चीफ मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और दूसरे आयुक्त भी होते हैं, चुनाव आयुक्त भी होते हैं, जैसा प्रेसिडेंट समय समय पर अपॉइंट करते हैं। ये कभी एक ही रहता है, कभी 3 हो जाते हैं। अगर हम 3 हैं तो सीएसी उस समय उस कमीशन का अध्यक्ष हो जाता है। इनकी नियुक्तियां राज्यपाल के, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये इनका जो एक्ट है जिसके तहत नियुक्ति होती है वो सीईसी एंड अदर ईसीज कंडीशन सर्विस एक्ट 1991 के तहत नियुक्तियां होती हैं। ये जितने भी इनके लिए एक्ट बना हुआ है उसके तहत नियुक्तियां होती हैं। प्रेसिडेंट साथ साथ नियुक्ति के समय ये भी तय करते हैं कि इनका टेन्योर कब होगा, ये सब सैलरी क्या होगी, उसी समय तय होता है। वो भी उस एक्ट के रेगुलेट होता है जो एक्ट के बारे में मैंने बताया, उस एक्ट में सब कुछ लिखा हुआ है। प्रेसिडेंट को ये भी अधिकार है कि क्षेत्रीय आयुक्त, चुनाव आयुक्त भी नियुक्त कर सकते हैं। बीच में बात चली थी कि हर एक 2-3 स्टेट मिलाकर एक क्षेत्रीय चुनाव आयुक्त नियुक्त करें, लेकिन अभी तक 1950 से लेकर अब तक कभी भी क्षेत्रीय चुनाव आयुक्त की नियुक्तियां नहीं हुई। 1989 बड़ा जबरदस्त रहा है इसके लिए। जब वो तब तक तो सिंगल था, 1950 से लेकर 1952 से मान लें, क्योंकि पहला जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त हुआ थे 1952 हुए थे। यस, 1950 में हुए थे, सॉरी 1950 में ही हुए थे, मार्च 1950 में हुए थे। उसके बाद से लेकर अब तक 1989 तक एक ही चुनाव आयुक्त रहते थे, मुख्य चुनाव आयुक्त ही रहते थे। लेकिन 1989 में जैसा आप जानते हैं कि 61st अमेंडमेंट हुआ संविधान का और उसमें 18 वर्ष जो पहले वो 21 वर्ष था चुनाव की मतदाता बनने के लिए, उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो काम बहुत बढ़ गया आयोग को। उसके पॉइंट ऑफ व्यू 2 चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए उनकी सहायता के लिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता करने के लिए 2 चुनाव आयुक्त को नियुक्ति की गई 1989 में। किस लिए कि 21 से लेकर जो 18 किया गया 61वें संशोधन के तहत 1989 में, उसके तहत काम बहुत बढ़ गया क्योंकि मतदाताओं की संख्या बहुत बढ़ गई। मतदाताओं की संख्या बढ़ती है तो मतदाता मतपत्र प्रिंट करने पड़ते हैं, तरह तरह की समस्याएं आती हैं। एक वोटर एक बूथ केंद्र में मान लीजिए पहले 500 था, वो बढ़ के 600-700 हो गया, तो वहाँ उत्तर व्यवस्थाएं करनी पड़ती। इन सब व्यवस्थाओं को देखने के लिए 2 अतिरिक्त मतलब कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई 1989 में। और फिर ये 90 में ये पोस्ट को एबलिश कर दिया गया। इस बीच बड़ा इंटरेस्टिंग था, 1990 के अराउंड टीएन सेशन जी आए। टीएन सेशन का नाम आपने सुना होगा। 1990 से लेकर 96 बैक करना, हाँ, तो 1989 से लेकर 1989 में जो 2 थे कर दिया गया था। जब वो आए 1990 में तो पावरफुल आदमी थे इलेक्शन चुनाव आयुक्त, उन्होंने अपने अप्रोचेस से इसको समाप्त करा दिया, तो अकेले रह गए वो। फिर बाद में उन पर निरंकुश होने के आरोप लगे कि बहुत निरंकुश हो गए हैं, हिटलरशाही कर रहे हैं, कुछ भी आदेश निकाल रहे हैं। फिर सरकार ने 93 में 2 और नियुक्त कर दिए। इसी आज भी स्थिति है कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और 2 चुनाव आयुक्त हैं। टीएन सेशन को बाद में इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए जो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहलाता है, रमन मैगसेसे अवार्ड 1996 में दिया गया। उन्होंने काफ़ी इलेक्शन रिफॉर्म्स किया और आज जो जितना पारदर्शी चुनाव व्यवस्था है उसमें बहुत कुछ, रादर मेरा अपना कहना है लगभग मोर देन 75% कंट्रीब्यूशन गोज टू मिस्टर सेशन। उन्होंने बहुत काम किया चुनाव में पहले, लेकिन जिस तरह बूथ की कैप्चरिंग होती थी, फर्जी कामें होते थे, उन्होंने बहुत चेक किया, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। बाद में बात अलग है कि उनका आरोप लगते रहेगी कि ये किसी एक पार्टी विशेष के लिए काम करते हैं, लेकिन उन्होंने इसको तब झुटलाया जब वो 1996 में
नहीं सॉरी 1990 से लेकर 96, हाँ 1996 में उन्होंने, जब आर के नारायणन वहाँ से प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहे थे तो खुद प्रेसिडेंट के लिए चुनाव इन्होंने दावेदारी की और लोग कहते थे कि कांग्रेस सपोर्ट करती है इनको। कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया था, आर के नारायणन ने सपोर्ट किया। ये बात अलग है कि फिर जब वो LK आडवाणी 2003 में जब वो वहाँ से लड़ रहे थे चुनाव गांधीनगर गुजरात से, उनके खिलाफ कांग्रेस से कैंडिडेट खड़े हुए थे। तो आरोप लगे उन पर कि ये कांग्रेस के हैं, ये है, लेकिन कांग्रेस ने प्रेसिडेंट इलेक्शन में उनको सपोर्ट नहीं किया था। LK आडवाणी के अगेंस्ट उनको खड़ा किया था। आज लोग उसके लगभग 5 साल के बाद। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्च 2023 का आदेश है। बहुत कम किताबों में मिल पाएगा आपको, बहुत लेटेस्ट ये सब इंफॉर्मेशन है। इससे जुड़ा हुआ अरुण गोयल केस है। इसमें अरुण गोयल अभी